हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लॉ के मिसयूज पर ही बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ ही आपको एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी हाल ही में 12 जनवरी 2024 को आया है वो आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपने बहुत सारा के अलग अलग केस देखे होंगे इस प्रकार के, जहां पर 498A की जो एफआईआर होती है उसी एफआईआर के अंतर्गत 313 जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई होती। कई बार 377 जोड़ दिया जाता है, कई बार 376 जोड़ दिया जाता है, कई बार 354 जोड़ दिया जाता है और कई बार 307 जोड़ दिया जाता है, केवल उसकी ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको तकलीफ ज़्यादा हो, बेल वगैरह लेने में दिक्कत हो। और होता भी है, कई बार इस प्रकार के मामले केवल बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। तो इसी तरह का आज ये मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूं, जहां पर 498A के साथ एक नई भयंकर धारा लगाई गई और उसकी वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी। अब जब ये एफआईआर हुई तो ये एफआईआर को क्वैश कराने के लिए जो हस्बैंड था वो आगे गया, हाईकोर्ट में गया, लेकिन वहां पे किस प्रकार से फैसला हुआ, क्या देखा गया, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार मैरिज को चैलेंज करते हैं। तो कुल मिला के इस एक वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, क्वैशिंग से रिलेटेड, इस धारा से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, वैलिड और इनवैलिड मैरिज को लेकर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगे कि इंफॉर्मेटिव है और इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। देखिए, इस मामले में जब ये एफआईआर हुई तो एफआईआर होने के बाद पति अपनी तरफ से क्वैशिंग में गया और क्वैशिंग में जो गया वो गया आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब यहां पर जो आरोप लगाए गए थे वो इस प्रकार के थे कि ये बोला गया कि ये मेरा किडनैप करके, एक तरह से अपहरण करके लेकर के जबलपुर गया और उसके बाद मेरे को हाईकोर्ट में ले गया, एक लॉयर के पास ले गया और वहां पर कुछ पेपर्स पर मेरे से साइन करवाए। अब जो हस्बैंड था जब वो क्वैशिंग में गया अपनी तरफ से, क्योंकि जो एफआईआर थी ये 498A, 34 और 366 यानी एबडक्शन की धारा में थी। अब जब इसको क्वेश्चन करने के लिए हाईकोर्ट गए तो उन्होंने अपना वर्जन ये लिया कि भैया ये तो मेरी पत्नी है, एबडक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे मेरी पत्नी है? उन्होंने एक एग्रीमेंट दिखाया जो कि शायद उन्होंने मैरिज के टाइम पे किया होगा, वो लेकिन एक नोटराइज एग्रीमेंट था। कोर्ट ने कहा जी नोटराइज एग्रीमेंट की क्या वैल्यू होती है, और उसको मानने से इनकार कर दिया। फिर जो उनके काउंसिल थे उन्होंने बोला कि जो है वरमाला दोनों के बीच में हुई है, सिंदूर मांग भरी गई है, ये इसकी पत्नी है। तो कोर्ट ने कहा लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वरमाला पहनाने से एक वैलिड मैरिज कैसे मानी जाती है, इसके लिए कौन सा कानून है, ऐसा कोई कानून हमें बता दीजिए। ऐसा कोई कानून आप नहीं बता पाए। और साथ ही सप्तपदी के महत्व पर प्रकाश डाला, बोला कि जो हिंदू मैरिज होती है अगर उसमें सप्तपदी परफॉर्म नहीं हुई है तो वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जा सकती है, यानी कि मैरिज वैलिड नहीं मानी जा सकती है। यानी आपका जो ये डिफेंस है कि ये तो मेरी पत्नी है, ऐसे में एबडक्शन का सवाल नहीं उठता, तो ये नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा ये चीज एक और चीज के प्रकाश में नहीं मानी जा सकती कि जो लड़की है उसने ये स्टेटमेंट दी है क्लियरली कि आपने उसका एबडक्शन किया, और इसके अलावा हेबियस कॉर्पस में भी वो क्लियरली कह चुकी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। तो इन सारे तथ्यों के मद्देनजर जो पिटीशन थी इसको डिसमिस कर दिया गया। अब देखिए इस मामले के तथ्य परिस्थितियां क्या थे और एक्चुअल में सारा मैटर क्या रहा होगा वो तो सब कुछ देखने से पता चलेगा, लेकिन अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पर यह कहा जा सकता है कि भैया कोर्ट ने कहा कि ये आप जो है पति पत्नी नहीं है। अब अगर आप पति पत्नी नहीं है तो कम से कम 498A को क्वैश कर देना चाहिए था, क्योंकि एफआईआर में तो 498A भी लगी है और 498A केवल एक पत्नी पति पर ही फाइल कर सकती है। तो अगर एफआईआर के अंदर 498 है और 366 है, 366 की लाइट में आप ये कह रहे हैं पति पत्नी नहीं है इसलिए 366 को क्वैश नहीं किया जा सकता, तो 498A को क्वैश कर दें। क्यों? क्योंकि अगर 366 बनता है और इस वजह से बनता है क्योंकि वो पति पत्नी नहीं है तो 498A नहीं बनेगा, लेकिन पति की पिटीशन डिसमिस कर दी गई। तो यहां पर यह पहलू जो है इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है आपस में। और साथ ही यहां पर इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई ऐसा है कि जो 482 सीआरपीसी की प्रक्रिया है या जो आर्टिकल 226 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, ऐसे में इसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस पावर के द्वारा जो कोर्ट है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बाधित नहीं कर सकती है, वो पुलिस को और रिस्पोंडेंट्स को एविडेंस लाने से नहीं रोक सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन पूरी चलने दीजिए, और पिटीशन को कर दिया डिसमिस। तो दोस्तों अभी ऐसा भी हो रहा है, मतलब कि 498A की जो आपकी एफआईआर होती है उसको ग्रेविटी देने के लिए उसमें अन्य प्रकार की चीजें भी डाली जा सकती हैं। अब यहां पर एक और चीज महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने माना इस प्रकाश में, किस प्रकाश में, कि लड़की ने ये बयान दिए हैं, उसको जबरन जो है जबलपुर ले जाया गया, फिर उसके कागज पे साइन कराए गए हाईकोर्ट ले जाके। ये तो एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट तो कुछ भी हो सकती है, स्टेटमेंट लिखने के लिए तो सब स्वतंत्र है, और कैसी स्टेटमेंट लिखी जा रही है ये सबको पता है।
तो केवल स्टेटमेंट लिखने से उसके प्रकाश में मान लिया जाए अरे वो तो हम पे केस कर रही है तो वो तो हमारे अगेंस्ट लिखेगी, तो ये कोई ग्राउंड मेरे हिसाब से नहीं बनता। अगर इस प्रकाश में कि उसने स्टेटमेंट ऐसी दी है ये मान लिया गया, उसका प्रभाव आपकी क्वेश्चन पिटीशन पे पड़ा, तो ये भी कहीं ना कहीं सही नजर नहीं आता, ये भी मुझे जस्टिफाइड नजर नहीं आता। तो कहने का मतलब ये जो पिटीशन है इसके अंदर फिलहाल के लिए हस्बैंड के ऊपर 498A भी है, 366 भी है और 34 भी है, यानी कि 498A के साथ साथ अब आप 366 का भी ट्रायल झेलेंगे। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में मामला है, क्या चार्जशीट आती है ये आगे देखा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।